हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड प्रॉब्लम्स। स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्वेश्चन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में से है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर म्यूकस नहीं सेक्रेट होगी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से तो क्या होगा। आपको पता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें म्यूकस प्रेजेंट रहता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में से ही सेक्रेट होने वाले HCl एंड पेप्सिन से हमें प्रोटेक्शन देता है। हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बर्निंग इफेक्ट होता है। अगर वहां पर म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगी तो HCl की प्रेजेंस में हमारा जो स्टमक का लाइनिंग है या हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग है उसमें बर्निंग इफेक्ट की वजह से अल्सर्स हो जाएंगे जिनको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर्स। तो ये प्रॉब्लम वहां पर होगी और एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो वहां पर म्यूकस का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये क्वेश्चन भी आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में से ही है। हमें पूछा जा रहा है कि जो फैट्स हैं उनकी इमल्सिफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। पहले तो टर्म इमल्सिफिकेशन को समझते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि फैट्स को ब्रेक डाउन कर देना, मतलब फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। तो अगर इमल्सिफिकेशन होती है तो उसका क्या फायदा है, ये क्वेश्चन है। इमल्सिफिकेशन होने का ये फायदा है कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं अगर हम उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे तो उन पे जो लाइपेज ने एक्शन करना है, मतलब जो आगे चल करके फैट्स की डाइजेशन होनी है, जो कि पैंक्रियाज में से आए एक एंजाइम लाइपेज ने करनी है, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगी। अदरवाइज फैट्स को डाइजेस्ट करना लाइपेज के लिए मुश्किल रहेगा, तो उसको हम इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। अब भाई बच्चों, आपने खाना खा लिया है, आपने जस्ट एक बाइट अगर अपने फूड का लिया और उसको अपने माउथ में रखा तो फिर वो पीछे की तरफ कैसे मूव करता है और या फिर आपके गले में से आगे एलिमेंट्री कैनाल में कैसे मूव करता है, या कहे माउथ में से स्टमक तक कैसे जाता है और आगे फिर वो डाइजेशन के लिए कैसे जाता है। तो जो फूड की मूवमेंट है वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट मसल्स की वजह से होती है जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन करते हैं, मतलब वहां पर एक पीछे की तरफ मूवमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और उसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से हमारा जो फूड है वो आगे की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी क्वेश्चन आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही रिलेटेड है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों होती है। भाई बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। हमें पता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपके फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करती है, मतलब फूड में से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। वो कैसे, क्योंकि जो विलाई हैं उनके अराउंड लार्ज अमाउंट में, या हम कह सकते हैं रिच सप्लाई ब्लड वेसल्स की रहती है जिनमें डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। अब अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी और इजीली हम पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हेन एंड वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड। भाई बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपके न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एनर्जी करेंसी क्या है। हमारे अंदर, हम भी तो लिविंग है, प्लांट्स वो भी लिविंग है, उनके अंदर या हमारे अंदर जो एनर्जी के लिए करेंसी है वो क्या है,
वो है एटीपी, जिसको हम बोल सकते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कहां पर बनता है और कब बनता है। रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, वो एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो वो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी। और कब बना, रेस्पिरेशन के एंड में। तो वहां पर रेस्पिरेशन के बाद हमें क्या मिला, एटीपी। और वेयर, हर एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है एटीपी। हमें पता है जो सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में जब हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं पायरुवेट में, फिर वो पायरुवेट एंटर करता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर उस माइटोकॉन्ड्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन फॉर कैस्केटा, टेक्स एंड लीचेस। कहते भाई कैस्केटा, टेक्स एंड लीचेस में क्या बात कॉमन है, भाई उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं विदाउट हार्मिंग अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब जिस होस्ट बॉडी पर वो रहते हैं उसको बिना हार्म किए ये क्या करते हैं, उसकी बॉडी पर एज अ पैरासाइट रिजाइड भी करते हैं, उसकी बॉडी को एज अ शेल्टर भी यूज करते हैं और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज करते हैं। सो दिस इज कॉमन इन ऑल दीज 3 ऑर्गेनिजम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेशन ऑफ फूड। कहते जब ये क्वेश्चन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में से है, कहते माउथ का क्या रोल है डाइजेशन में। हमें पता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वेयर डज डाइजेशन बिगिंस इन ह्यूमंस। तो वही इसका आंसर होगा कि माउथ में। सिंपली हमें पता है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें उसमें आप प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात करोगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी पार्शियल डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाती है। तो माउथ का डाइजेशन में क्या रोल है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हमें हेल्प करता है, क्योंकि माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन हमें रिसीव होती है, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, और उसमें एंजाइम प्रेजेंट रहता है सैलिवरी एमिलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। मतलब स्टार्च अगर हमने कंज्यूम करी है तो उसको सैलिवरी एमिलेज की हेल्प से हम कन्वर्ट कर सकते हैं माल्टोज में। तो हम कह सकते हैं कि जो डाइजेशन है वो कहाँ पर स्टार्ट होती है, माउथ में, या हम यहाँ से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे माउथ जो है वो डाइजेशन में हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो वॉल है उसमें प्रेजेंट रहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि सिक्रीशन देते हैं HCl की, म्यूकस की एंड पैप्सिन की। पैप्सिन क्या है, एक एंजाइम जो कि अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। HCl की वजह से वो हो जाता है एक्टिवेट। फिर जो आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से प्रोटीन्स कंज्यूम करे हैं, उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए आपको कोई एंजाइम चाहिए। वो कौन है, वो आपका यही पैप्सिन एंजाइम होता है, जो HCl की वजह से एक्टिव हो चुका है। फिर वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा और आपको डाइजेस्ट करके फूड मटेरियल को आगे पास करने में हेल्प करेगा। और अब बात आती है म्यूकस की। जो म्यूकस है वो आपके स्टमक को HCl के बर्निंग इफेक्ट से बचाती है और प्रोटीन के और पैप्सिन के डीनेचुरेशन वाले इफेक्ट से बचाती है। तो ये क्या है, ये रोल है किसका, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का इन डाइजेशन। अगर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन नहीं देंगे तो हम प्रोटीन डाइजेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट्स फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, एमिलेज, पैप्सिन एंड लाइपेज। बच्चों पहले सबस्ट्रेट समझो। सबस्ट्रेट होता है जिस भी सब्सटेंस के ऊपर आपका एंजाइम एक्शन करता है या जिसके ऊपर वो अपना, जिसके साथ वो बाइंड करता है। तो सबसे पहले, और बाइंड करने के बाद जिसको वो ईट अप करता है। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रिप्सिन के बारे में। जो ट्रिप्सिन है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो प्रोटीन वहां पर क्या है, उसका सबस्ट्रेट है। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है एमिलेज।
एमिलेज जो हमने पहले ही डिस्कस करा कि वो माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स में से आता है और वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, मतलब ये शुगर्स के ऊपर एक्ट करेगा। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है बच्चों, ये ऐसे याद कर लेना, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो जो पेप्सिन है वो भी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को तोड़ करके उनको उनकी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लाइपेज। तो जो लाइपेज है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि सारे आपके जो लिपिड्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा, मतलब कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why do veins have thin walls as compared to arteries? बच्चों ये क्वेश्चन है सर्कुलेशन बेस्ड, मतलब जो हमने सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक पढ़ा था जो ह्यूमंस के केस में, ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली। तो वहां से ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि जो वेन्स हैं उनकी वॉल्स थिन क्यों होती हैं और जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स थिक क्यों होती हैं। बच्चों जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो इसलिए थिक होती हैं क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के साथ मूव करता है, और जब भी हाई प्रेशर के साथ ब्लड ने मूव करना है तो वॉल्स जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए थिक, सो दैट वहां पर वॉल्स जो है वो हाई प्रेशर की वजह से रप्चर ना हो जाए। तो जब भी ब्लड हार्ट में से बाहर की तरफ मूव करता है, मतलब अवे फ्रॉम हार्ट जाता है बाय आर्टरीज, तो वहां पर ब्लड वेसल्स जो होंगी उनकी थिकनेस क्या होगी, हाई होगी। और जो वेन्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो ज्यादा नहीं होती, वो थिन होती हैं उनकी वॉल्स। तो वहां पर थिन वॉल्स का रीजन यही है क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड है वो लो प्रेशर के साथ मूव करता है। तो अगर वहां पर ब्लड लो प्रेशर के साथ मूव कर रहा है तो वहां पर जरूरत नहीं है कि वहां पर मोटी मोटी सी वॉल्स हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स वर एब्सेंट इन ब्लड। कहते अगर ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा। बच्चों पहले तो आप एक बात याद रखें कि जो प्लेटलेट्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब या हम कह सकते हैं कि वो आपके ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी कभी आपको इंजरी हो जाती है या आपको कोई वूंड होता है तो वहां से जब कभी ब्लड निकलता है तो फिर कुछ टाइम बाद वहां पर एक क्लॉट जैसा बन जाता है और फिर ब्लड जो है वो वहां से ब्लड की ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। एग्जाम्पल किसी एक्सीडेंट के टाइम पर हमने सुना होगा कि कभी कभी एक्सीडेंट के टाइम पर सीवियर ब्लड लॉस की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ब्लड में प्लेटलेट्स की क्या थी, शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से वहां पर क्लॉटिंग नहीं हुई और वहां पर ब्लीडिंग ज्यादा हुई और उस पर्सन की डेथ हुई। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं अगर उनका सीवियर लॉस होता है या ब्लड लॉस ज्यादा होता है तो अगर वहां पर प्लेटलेट्स नहीं है तो दे कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू एनिमल्स, एक्सप्लेन। भाई बच्चों आपको पता है आप जो है वो लोकोमोशन भी करते हो, आप मूवमेंट भी करते हो। तो पहले तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर तो आप अपनी पोजीशन चेंज करते हो, मतलब अगर आप पहले यहाँ पर हो फिर आप थोड़ा मूव करके अपनी पूरी बॉडी को ही ले जाते हो ना, अगर आपने कहीं पर जाना हो तो फिर अगर आप अपनी पूरी बॉडी की पोजीशन चेंज करते हो वो क्या है, लोकोमोशन। अगर आप एक ही जगह पर खड़े होकर के अपनी बॉडी के पार्ट्स को मूव करते हो, जैसे कि ये भी एक मूवमेंट है, ये मेरे हैंड का ये भी एक मूवमेंट है, तो अगर आप एक ही जगह पर सेम एक्सिस के अराउंड मूवमेंट करते हो, बॉडी पार्ट्स को मूव करते हो, तो वो क्या है, मूवमेंट है। तो जो ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हैं उनके पास ये एक फीचर है कि वो लोकोमोशन भी कर सकते हैं एज वेल एज वो मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को कैरी आउट करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट एनर्जी की चाहिए होगी, और वहीं पर जो आपके प्लांट्स हैं बच्चों वो लोकोमोशन नहीं करते, उनमें सिर्फ मूवमेंट होती है। हाँ, उनके जो सेल्स हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जिसके लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है एज कंपेयर टू
humans or other typical animals. So this is what that how they are having a less requirement of energy. So बढ़ते हैं next question की तरफ. Why and how does water enter continuously into the root xylem? कहते भाई रूट जाइलम के अंदर कॉन्टिन्यूअसली वाटर कैसे एंटर होता रहता है. बच्चों रूट जाइलम क्या है? रूट्स के अंदर जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है उसके अंदर पानी की एंट्री सॉइल में से कॉन्टिन्यूअसली कैसे होती रहती है. ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है. तो जो रूट्स हैं उनके ऊपर रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं. इन एडिशन टू दैट जो रूट्स हैं उनकी जो वॉल है हम कह सकते हैं वो क्या होती है, थिन होती है. तो वहां पर ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से हो सकती है. तो वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बड़ी इजीली हो सकती है. सो दैट इज वाई दैट वहां पर क्या होता है, जो वाटर सप्लाई है वो कॉन्टिन्यूअसली होती रहती है. दो ही रीजन है. एक तो जो रूट है उसकी जो वॉल है वो थिन होती है. दूसरा उसके ऊपर इन एडिशन टू दैट क्या प्रेजेंट रहते हैं, रूट हेयर्स, जो कि उसको ऑस्मोसिस में हेल्प करते हैं. चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाई इज ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स? सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात जानेंगे कि ट्रांसपिरेशन क्या होती है. ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसकी हेल्प से जो पौधे हैं वो अपना एक्सेस वाटर उसको एज अ वेस्ट अपनी बॉडी में से एयर में रिलीज करते हैं. सो एरियल पार्ट्स में से जब सनलाइट की प्रेजेंस में इवेपोरेशन होती है एक्सेस वाटर की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन क्यों जरूरी है प्लांट्स के लिए, ये क्वेश्चन है. तो जो एक तो वेस्ट है जो प्लांट्स की बॉडी में प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए, वेस्ट मतलब एक्सेस वाटर जो है प्लांट की बॉडी के अंदर, उसको बॉडी में से रिलीज करने के लिए ट्रांसपिरेशन रिक्वायर्ड है. दूसरा बच्चों जो वहां पर आप ट्रांसपिरेशन अगर होता हुआ देख रहे हो प्लांट्स में, उसका एक ये भी रीजन है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो क्या है, वो एसेंट ऑफ सैप में भी हेल्पफुल है. मतलब एसेंट ऑफ सैप क्या है कि वाटर की सक्शन करनी है अलोंग विद मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय द हेल्प ऑफ रूट. अब अगर पौधे ने रूट्स की हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स को अपटेक करना है, मतलब उसकी सक्शन करनी है, तो वो कैसे होगी, बाय द हेल्प ऑफ एसेंट ऑफ सैप. और वो किसकी हेल्प से होगा, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से. अगर वहां से ऊपर एरियल पोर्शंस में से वाटर का इवेपोरेशन होगा तभी जो है सक्शन हो पाएगी. तो जो हम कह सकते हैं कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट्स के लिए जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन एक्सक्रेशन? जो प्लांट्स के पत्ते हैं वो कैसे एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं? अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन होती है. वो ट्रांसपिरेशन जो है वो एरियल पार्ट्स में कहां से, लीव्स में से ही होती है. तो जो ट्रांसपिरेशन है उसमें से हमने देखा कि वाटर का जो एक्सेस वाटर है उसका हम क्या करवा रहे हैं, रिलीज करवा रहे हैं. तो बच्चों जो लीव्स होते हैं ना उनमें स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. तो वो स्टोमेटास बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रिस्पॉन्सिबल है. तो वो जो लीव्स हैं उनमें जो स्टोमेटास हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल होते हैं. तो जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होगी तो वहां पर जो वेस्ट रिलीज होना है, पौधों में वेस्ट मटेरियल क्या है, ऑक्सीजन बच्चों. तो जो ऑक्सीजन है वो कहां से रिलीज होती है, वो स्टोमेटास में से रिलीज होती है. तो ये पौधों के लिए तो वेस्ट था ऑक्सीजन, तो फिर उसको बॉडी में से रिलीज करना है. तो जब लीव्स में से ऑक्सीजन को रिलीज करना है तो मतलब क्या करनी है, एक्सक्रीशन करनी है. तो ऐसे आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन फॉर्म हुई उसको एनवायरमेंट में रिलीज करने के लिए लीव्स हेल्पफुल है. दूसरा, ट्रांसपिरेशन में भी लीव्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और सेल्स जो हैं उनमें से एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करवाने में भी हेल्पफुल है. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर आपको स्टिल इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.